ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया तो बोर हो जाओगे, और वी डोंट वांट दैट आल्सो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन करता है? सॉफ्टवेयर करेगा ना। कॉम्प्लेक्स के लिए तो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर क्यों कर रहे हैं यूज हम? क्योंकि वी कैन नॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, सो सॉफ्टवेयर विल हेल्प. सो व्हाई टू बॉदर अबाउट द कॉम्प्लेक्स, बट डेफिनेटली यू शुड बॉदर अबाउट सिंपल. सिंपल तो डेवलप करना है, नहीं तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर का चेकिंग कैसे करेंगे सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तो ये सिंपल मेथड ही आपको यूज होगी. सो यस, so this is the overall idea and I will just give you some example कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको बेसिक्स में क्या सीखना है, जिसकी वजह से आपको ये जो डेवलपमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग आपका डेवलप हो जाएगा. ये जो मैंने बोला कि राइट साइड का ये था ना, विजुअल ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस, अप्रोक्सीमेट आंसर्स. तो ये सब्जेक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस डेवलप होने के लिए इंजीनियरिंग में क्या है मैं बताता हूँ आपको. सो यू शुड डेवलप दैट स्लोली, वट एवर इज कवर्ड. जनरलाइज बता रहा हूं मैं. सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में है, इसके वीडियोस है ऑलरेडी, और कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हैं बीच बीच में, ऐसे कुछ नहीं है. यू कैन कॉल मी और आई विल हैव सम डाउट सेशन बीच में रखूंगा कहाँ तो किए, लेकिन वीडियो होने के बाद, हाँ, बीच में नहीं. वीडियो पूरा देखो, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, जस्ट गो अहेड, स्लोली जाओ, सोचो, क्योंकि स्लो प्रोसेस है ये. एकदम में नहीं समझ में आएंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक्स लगते तो सिंपल है, ओके, लेकिन इसको टाइम लगता है, कि सिंपल सीखने को ही टाइम लगता है, और सिंपल में ही सब है पावर. द रियल पावर ऑफ एनी फील्ड, एनी स्किल इज इन द सिंप्लिसिटी. लेकिन सिंप्लिसिटी समझने के लिए ही टाइम लगता है. अभी आपका उल्टा जर्नी स्टार्ट हो रहा है. सी वी हैव लर्न वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द, कॉम्प्लेक्स सीखा है हमने, कॉम्प्लेक्स लर्निंग कहाँ सीखा है हमने? स्कूल में और कॉलेज में. इफ यू सी, स्कूल कॉलेज में इतना सीखा है हमने कॉम्प्लेक्स. मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट सीखे हमने कॉम्प्लेक्स लेवल पे. मतलब डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फूरियर सीरीज, क्या क्या सीखा था हमने मैथ्स में. M1, M2, M3, अप्लाइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, और 10-10 कोड्स, क्या क्या बहुत सारा सीखा है हमने. बट क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स वे से सीखा थोड़ा सा, एंड वी फॉरगॉट द सिंप्लिसिटी. यही भूल गए हम, क्यों सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे. कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए सिंपल चाहिए, पता आपको. यू कैन लर्न दिस, बट डेफिनेटली इफ यू नो दिस, नहीं तो फिर ये सिर्फ एग्जाम के लिए होता है. अगर ये पता रहेगा तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाउ द मैथ्स इज यूज्ड इन द इंजीनियरिंग, हाउ द सॉफ्टवेयर आर वर्किंग इन इंजीनियरिंग. ये सब समझने के लिए आपको पता चाहिए. नाउ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सिंपल सिंपल क्या है मैं बताता हूँ, जस्ट टर्म्स एंड डिटेल में यू कैन सी इन द वीडियोस. सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है, दैट इज नथिंग बट स्टेबिलिटी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? मैं टर्म्स बता रहा हूं, डिटेल में आपको वीडियोस में दिखेगा. स्टेबिलिटी का मतलब बताओ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जॉब है ये. स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल, मतलब क्या? हेलो, our aim is structure should not collapse. समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है ना? हम यस सर. शुड नॉट कोलैप्स, फिर क्यों कोलैप्स होता है ये आपको पता चाहिए, और कैसे उसको कोलैप्स नहीं होना ये बताना है. If it is unstable, it will collapse. हाँ, मतलब सी, लेकिन व्हाट इज अनस्टेबल एंड व्हाट इज स्टेबल, और उसका क्या है ये हमें पता चाहिए ना. Structure should be, it is in equilibrium, then it is a stable structure. हाँ, मतलब अभी क्या होता है, अभी बताओ तो. गुड, से आंसर इज राइट, आई डोंट हैव एनी इशू. इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, ये प्रैक्टिकली कैसे समझ में आता है? Means algebraic sum of all the forces in all directions should be equalized. अभी ये देखो, ये Zero. सिग्मा FY 0, सिग्मा M 0, Yes. ये इक्विलिब्रियम हुआ हमारा मैथमेटिकल. यस, समझ में आया? जैसे हमने सीखा है मैकेनिक्स में.
तो दिस इज मैथ्स। लेकिन प्रैक्टिकली ये मैथ्स कहाँ है, मतलब कैसे समझ में आएगा स्ट्रक्चर को? ये मैथ्स स्ट्रक्चर को तो कुछ समझ में नहीं आता, स्ट्रक्चर गिरता है। अभी वहां ये था या नहीं था, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा Structure should be at rest in any condition. हूँ? हाँ अभी, हाँ इन एनी कंडीशन एट रेस्ट, सी अभी बता दो, एट रेस्ट होना चाहिए, मतलब एनी कंडीशन बोल रहे हैं। एनी कंडीशन ऑफ व्हाट? एनी कंडीशन, आइदर इट इज अ लोड कंडीशन रहेगा या और कुछ रहेगा उसका, समझ में आया? Yes. अभी देन यू शुड नो कि प्रैक्टिकली ये जो बोल रहे हैं वर्ड्स हम, रेस्ट, इक्विलिब्रियम, ये अचीव कैसे करना है प्रैक्टिकल? हाउ टू अचीव प्रैक्टिकली? अभी ये प्रैक्टिकली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ना मैथ्स में सब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, एफ एक्स जीरो, मोमेंट अबाउट 1 पॉइंट इज जीरो, मतलब मोमेंट अबाउट ए इज जीरो, देन वो सब फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं ना। तो मैथ्स में हमें सब आता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे ये कर रहे हैं हम? सो हाउ टू अचीव इट प्रैक्टिकली, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है आपको स्टेबिलिटी में। अभी सी बहुत बार ये नहीं एप्लीकेबल होने वाला डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बार स्टेबिलिटी के इश्यूज बहुत अलग रहते हैं अनस्टेबिलिटी के। मतलब आपने पूरा अच्छा डिजाइन किया है, आपने मॉडल भी अच्छे किया है, ओके सी एज एन इंजीनियर व्हाट यू हैव डन दिस ऑल इक्वेशंस, आपने सॉफ्टवेयर में मॉडल किया, ओके आपने डिजाइन एज पर आईएस कोड किया, आईएस कोड के हिसाब से किया, आपने ड्राइंग अच्छे बनाए स्ट्रक्चर के, साइट पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ओके और ये स्ट्रक्चर फेल्ड हो सकता है कि नहीं? ये मैं पूछ रहा हूँ, इतना सारा हो सही किया सकता है फिर भी स्ट्रक्चर गिरा, बताओ। Yes, it may fail in overturning. It may fail हाँ in लेकिन यहाँ sliding. फिर आपने चेक नहीं किया क्या? किया ना मैंने ओवरटर्निंग वगैरह चेक, फिर भी फेल हुआ, हो सकता है कि नहीं? दैट मीन्स देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये आप हमारे दिमाग में होना चाहिए, मेरे सेशंस में आपको समझ में आएगा कि हम ये जो थियोरेटिकल, इसको मैं थियोरेटिकल बोलता हूँ, मैं जनरली थियोरेटिकल मतलब ये पेपर पे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम थियरी एंड रियल प्रोजेक्ट्स, ओके क्यों होता है मैं बताता हूँ। ऐसे सब कुछ डिजाइन पूरा अच्छा किया, मॉडल किया, ये किया, फिर भी स्ट्रक्चर गिरा। द रीजन इज, सी देयर आर एजम्पशंस इन थियरी, पता है ना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एजम्पशंस भी बहुत रहते हैं, मेनी एजम्पशंस वी डू, एनालिसिस में एजम्पशंस है, डिजाइन में है, लोडिंग में है, मॉडल में है, ये सब बहुत सारे एजम्पशंस रहते हैं। whenever these assumptions are not equal to real projects में नहीं है valid, if some assumptions are not valid in real project on site, actual project या site condition में, if the assumptions are not valid in the real project, practical project, then your design is wrong, okay समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आपने कितना भी अच्छा करने दो डिजाइन इज रॉन्ग आई वुड से, क्योंकि यहाँ जो एजम्पशन था ये एजम्पशन वैलिड ही नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे ये Yes, sir. इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपने जो बोला वही वैलिड नहीं हो रहा, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? Whatever the load coming in vertical direction should withstand our structure. हाँ मतलब वहां इक्वल रिएक्शन डेवलप होना चाहिए, राइट? अभी मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, बाद में डिटेलिंग में देखो उसमें। अगर ये मेरा बिल्डिंग है छोटा, और अभी मैं जनरली मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ फिक्स सपोर्ट है, यहाँ लोड्स है, लाइव लोड, डेड लोड, स्लैब लोड, ये सब रहेंगे ऊपर। अभी ये पॉइंट है, इसको मैं फिक्स सपोर्ट बोल रहा हूँ, और डेफिनेटली फिक्स सपोर्ट रहेगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, वर्टिकल मतलब अभी यहाँ जो एक्शियल लोड आ रहा है कॉलम से पी, समझो 50 आ रहा है या 100 किलो न्यूटन आ रहा है, सो देयर हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझ में आ रहा है? तो जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अभी ये सपोर्ट जो बोल रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिस में
क्या कैसे रहता है ये सपोर्ट बताओ? ये जो थियोरेटिकल सपोर्ट मैंने निकाला यहाँ फिक्स, इन प्रैक्टिस Sir, it is according to SBC. मतलब दिस इज नथिंग बट अ फुटिंग, फुटिंग उसको सपोर्ट कर रहा है, Yeah. राइट? ये फुटिंग है, और फुटिंग कहाँ रेस्ट कर रहा है? यहाँ एक स्टार्टा है कुछ तो, जिसको एसबीसी आप बोल रहे हैं, राइट? नाउ टेल मी, यू आर एज्यूमिंग एसबीसी, कुछ तो एज्यूम करके डिजाइन करेंगे ना फुटिंग, एसबीसी लेट से 300 किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ यू आर डिजाइनिंग फुटिंग एंड एवरीथिंग. इन रियलिटी ऑन साइट अगर ये एसबीसी मिल नहीं रहा, यहाँ ये 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर मैंने एज्यूम किया डिजाइन में, लेकिन साइट पे रियलिटी में अगर मैंने देखा गया तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्टार्ट है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है. इसका एसबीसी एज गुड एज समझो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बहुत ही कम है. क्ले सॉइल है, क्ले या ब्लैक कॉटन सॉइल. और हमने एज्यूम किया थियरी में, डिजाइन में, सॉफ्टवेयर में, ये सब किया, लेकिन साइट में ये. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, ड्यू टू वेरी वीक सॉइल कंडीशन दिस फुटिंग गॉट सेटल्ड. ऐसे सेटल हुआ बहुत ज्यादा 100 mm लेट से. अभी ये आप जो बोल रहे थे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है क्या अभी वैलिड इधर, या एट रेस्ट बोल रहे हैं हम? फुटिंग जगह पे ही नहीं रह रहा, then definitely this building will fall down catastrophically. ग्रेविटी लोड को भी गिरेगी, गिरेगी मतलब पूरा ऐसे गिर जाती है. ओके, गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. हम जो थियरी में सीखे हैं उसको प्रैक्टिकल या रियल प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना आना चाहिए प्रॉपरली. देन एंड देन आवर थियरी नॉलेज गेट्स अप्लाइड इन रियल सेंस. मतलब एप्लीकेशन जो है ना वो थियरी को रिलेट होना चाहिए. यहाँ जो एजम्पशन थियरी में वही प्रैक्टिस में भी होने चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर गिरेगा आपका कितना भी डिजाइन अच्छा होने दो. So this assumption word is very important in the structural engineering. Okay, डिटेल में देखो कि why structure fails, उसको क्या करना है, क्या देखना है, you will see that in detail. दूसरा पार्ट रहता है स्ट्रेंथ. मैं सिर्फ सिंपल ले रहा हूँ, बाद में डिटेल में वहां मैं कवर किया मैंने. स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं हम बताओ? सेक्शन सेफ है कि नहीं देखते सर. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी लोड आ रहा है. अभी क्या है, सी वेन एवर वी यूज एनी वर्ड, अभी हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो उसका मीनिंग पता चाहिए. मतलब सेक्शन सेफ मतलब क्या, मैंने इसलिए बोला ना कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा. लर्निंग ऐसे डेवलप होता है, क्वेश्चंस डेवलप करने. सेक्शन सेफ का मतलब क्या, अभी यू सेड की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या, सेक्शन सेफ मतलब क्या, स्ट्रेंथ का मतलब क्या? सो जनरली आई वुड से सिंपली लैंग्वेज में स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेसेस जो आते हैं, एक्चुअल स्ट्रेसेस मटेरियल में आते हैं. कहाँ आते हैं? एक्चुअल स्ट्रेसेस कहाँ आएंगे? मटेरियल में. मटेरियल मतलब कौन कौन सा मटेरियल रहता है हमारे स्ट्रक्चर्स में? इधर कंक्रीट रहेगा, स्टील रहेगा, टिम्बर स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो टिम्बर मटेरियल रहेगा, अलग अलग. मतलब शटरिंग में टिम्बर्स आता है. तो वॉट एवर स्ट्रेसेस आर कमिंग इन द कॉन्क्रीट मेंबर, मेंबर बताता हूँ. मेंबर मतलब आइदर ये कॉलम रहेगा, बीम रहेगा, स्लैब रहेगा, कुछ भी होगा, फुटिंग, ये सब. वॉट एवर स्ट्रेसेस आर कमिंग, एक्चुअल स्ट्रेसेस, इट शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस. अभी परमिसिबल स्ट्रेस हर एक मटेरियल की कैपेसिटी रहती है, उसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस. और स्ट्रेसेस में डिफरेंट टाइप से है, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, एक्शियल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेसेस रहते हैं. ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ. ये कैसे चेक करना है, क्या करना है, गो इन डिटेल. ओके, बस समझ के ले लो कि स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ. थर्ड पॉइंट है सर्विसेबिलिटी. इसका मतलब क्या बताओ? डिफॉर्मेशंस, यस, डिफ्लेक्शंस डिफॉर्मेशंस, डिफ्लेक्शंस, डिफॉर्मेशन. should be within permissible limits. यस, डिफ्लेक्शन. ये एक है लेस देन परमिसिबल, और दूसरा रहता है क्रैक विड्थ. ये भी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, लेस देन परमिसिबल. परमिसिबल वैल्यू जनरली वी गेट इन द आईएस कोड. आईएस कोड का इंपॉर्टेंस यहाँ ज्यादा है, मतलब डिजाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईएस कोड का. आईएस 456 में किसका दिया है? कंक्रीट.
आरसीसी मतलब IS 800 स्टील, IS 3370, ये सब सीखेंगे आप। वाटर टैंक्स, सो यहाँ सब मिलेंगे ये सब। सो डेफिनेटली कौन सा भी स्ट्रक्चर रहने दो, डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ये मेरा ऐसी फ्रेम है या बिल्डिंग है और इसमें एक बीम है, तो बीम अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ तो चलेगा क्या 100 mm से? हाँ, नहीं चलेगा ना। देन यू शुड नो कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिफ्लेक्शन, ये आपको पता चाहिए। एंड हाउ टू चेक इट, परमिसिबल क्या है, ये कहां से मिलता है, कोड में से कहां मिलेगा, वो सीखेंगे हम। बट दिस इज योर सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ हुआ, सर्विसेबिलिटी हुआ, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या बताओ? लाइफ, टू इंक्रीज लाइफ लॉन्ग ऑफ लास्टिंग। दैट स्ट्रक्चर। अभी क्या करना है उसमें, दैट यू शुड नो कि लाइफ कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। Why life is less for some buildings and why life is more for some buildings, so you should create question ऐसे, वो भी डिस्कस हो जाएगा। बट क्रिएट दैट क्वेश्चंस। अभी ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ आज, दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टिल द एंड ऑफ योर करियर। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर रहेंगे तो 25 साल 30 साल रहने दो, यही टर्म्स पे आप काम करने वाले। द ओनली थिंग, एज यू गेट द एक्सपीरियंस, एज यू गो अहेड इन योर करियर, आपको ये टर्म्स ज्यादा डिटेल में समझते जाएंगे, डिटेल में समझ में आएंगे सब। इनिशियल करियर में आपको थोड़ा कम समझेगा या अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो सकता है आपका, लेकिन ये जो ग्राफ बताया था ना मैंने, इस जोन में हम ट्रेनिंग में कवर कर रहे हैं। ये जोन में अवेयरनेस दे रहे हैं हम। सी, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, क्या करना पड़ता है वहां, ये अवेयरनेस आपको आएगा। दिस इज नथिंग बट अवेयरनेस। 6 महीने है इस, फिर भी मैं अवेयरनेस ही बोल रहा हूँ इसको, बिकॉज 6 months इज ऑल्सो अ लेस फॉर करियर। बट अवेयरनेस इज वेरी बिग टर्म जो आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। डेफिनेटली वो नॉलेज सॉफ्टवेयर सीखेंगे, वो नहीं बोल रहा, लेकिन अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले ही समझ में आना चाहिए। नहीं तो 10 साल के बाद भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का। मैंने देखे 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, बिकॉज उन्होंने ये पूरा ये इस तरीके से सीखा नहीं है कुछ, तो पार्ट्स या पॉकेट्स में सीखते हैं, टोटल में समझ में नहीं आता कुछ भी। तो दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम हियर। करियर में ग्रोथ का इशू वहां ही डेवलप हो जाता है जनरली, मैंने देखा। सी, नंबर ऑफ इयर्स मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है मतलब वो एक्सपीरियंस इंजीनियर है। नंबर ऑफ इयर्स डजंट डिसाइड द एक्सपीरियंस। ज्यादा साल काम किया मतलब एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं है, क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से। तो विद इन दैट ईयर आपने क्या किया, व्हाट यू डू इन दैट ईयर, विद इन दैट ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम पास होते गए, आगे 1 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, डजंट मीन दैट यू गॉट द एक्सपीरियंस। ये सिर्फ नंबर बढ़ गए, नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ा। तो दैट इज नॉट द एक्सपीरियंस एंड यू शुड नॉट डू दैट। मतलब मेरा तो एक्सपेक्टेशन है जो ट्रेनिंग करते हैं वो एक अच्छी लेवल तक करियर में डेवलप होना चाहिए फ्यूचर में। ओके, दे शुड ग्रो इन देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड मनी। ओके, नाउ ड्यूरेबिलिटी, लाइफ स्ट्रक्चर। और एक बात रहती है, इट इज समथिंग रिलेटेड विद द, एज वी आर वर्किंग इन द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिनर्जी बोलता हूं मैं उसको। सिनर्जी, या इसमें सिनर्जी का मतलब पता है क्या नहीं, क्या एस्थेटिक्स प्लस फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। बिकॉज वी आर वर्किंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आर वर्किंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आर्किटेक्ट्स रहते हैं, पता है ना। आर्किटेक्ट का काम क्या है, स्ट्रक्चर शुड लुक ब्यूटीफुल, एस्थेटिकली अच्छा चाहिए, एलिवेशन अच्छा चाहिए, और फंक्शनल यूज भी होना चाहिए प्रॉपर, राइट। नाउ वी आर वर्किंग विद देम फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट रहता है ना।
तो यू शुड नो कि यू शुड टेक केयर ऑफ द एस्थेटिक. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऐसे नहीं बोल सकता ना कि नहीं वो जाने दो, एस्थेटिक मेरा स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए या फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखना चाहिए. ऐसे नहीं चलेगा ना कि हम, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में. समझो, लेट्स से देयर इज वन प्लान. ये मुझे ना यहाँ एक मैरिज हॉल बनाना है यहाँ, समझो. ओके, आई वांट वन मैरिज हॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड. आर्किटेक्ट ने ऐसे प्लान दिया और ये स्पैन है समझो 10 मीटर. प्लान है, दिस इज योर प्लान ऑफ द मैरिज हॉल. And let's say this is your, say, 9 meter, for example. Now this is your marriage hall, और मैरिज हॉल में समझो यहाँ कहा तो स्टेज रहेगा एक सामने, स्टेज. अभी आर्किटेक्ट वांट्स कि ये मुझे ऐसे चाहिए स्ट्रक्चर, एंड एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैं समझो ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ एक कॉलम दिया, यहाँ एक कॉलम दिया. अब मुझे लग रहा है कि नहीं 9 मीटर बहुत बड़ा स्पैन है, एक कॉलम देता हूँ. फिर अभी यहाँ बीच में कुछ नहीं तो फिर यहाँ एक कॉलम देता हूँ. स्पैन कम चाहिए मुझे, समझो. एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मुझे जितना कॉलम ज्यादा उतना अच्छे रहता है स्ट्रक्चर्स के लिए. लोड कम आ जाता है फुटिंग पे, कॉलम पे, एंड स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी स्टेबल कंपैरेटिवली. नाउ मुझे बताओ, ऐसे कॉलम मैंने प्रपोज किया बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, और कुछ भी रीजन दे रहा हूं मैं, सेफ्टी है, कम लोड आएगा, विल इट बी ओके? हाँ, आपको लग रहा है ये सही है? No, sir. Why? Vision will be obstructed. मतलब विजन ऑब्स्ट्रक्ट. अभी इसका मतलब ये हो रहा है कि फंक्शनली सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना हमारा डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन. विजुअली आप क्या चले फायदा इसका, बीच में यहाँ जो चेयर लगाएंगे हम मैरिज के टाइम, ये कॉलम बीच में आएगा, ये प्रॉपर, इट्स नॉट रियली गुड. मतलब हम उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैम्पर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना इस फॉर दैट स्ट्रक्चर. इसलिए यू शुड नो कि विच स्ट्रक्चर्स आर हैविंग सम फंक्शनल इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स. इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सभी एक्सेप्ट नहीं करना है आर्किटेक्ट के. बहुत बार आर्किटेक्ट कुछ भी बोलते हैं, अगर वो रियली एक है इंपॉर्टेंट तो ही उसको एड्रेस करना है हमें स्ट्रक्चरल डिजाइन में. अदरवाइज आप सब कुछ सोच ये सुनने लगे आर्किटेक्ट का तो भी प्रॉब्लम आ जाता है. नाउ फिर मेरा चॉइस क्या रहेगा? डेफिनेटली आई डोंट वांट दिस कॉलम. अगर ये साइड वाले कॉलम चलेंगे क्योंकि ये वॉल में जाएंगे, बट ये वाले तो नहीं चाहिए. नाउ देयर इज अ चैलेंज फॉर मी कि फिर कैसे करना है. तो करो डिजाइन बड़ा बीम. आर्किटेक्ट को बोलने का कि ठीक है मुझे बड़ा बीम डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन ये डीप रहेगा बीम, तो यू गिव मी दैट डीप बीम. अभी 9 मीटर के लिए समझो 750 या 800 का लगेगा, से 750 डीप या 900 डीप समझो, डीप बीम मुझे चाहिए बोलने का उसको. और बहुत बार ज्यादा बहुत हुआ तो प्रीस्ट्रेसिंग भी करते हैं. सो यू शुड टेल द आर्किटेक्ट कि गिव मी दिस डीप बीम. सो आपका हेडरूम जो है वो मुझे दे दो उसके लिए. नाउ आई एम सेटिस्फाइंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. कभी कभी आर्किटेक्ट बोलते कि नहीं मुझे एक सर्कुलर कॉलम चाहिए. अभी सर्कुलर कॉलम डिजाइन के लिए या हम बोल सकते हैं कि कटरिंग के लिए, जरा कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट को अगर चाहिए, समझो यहाँ के एंट्रेंस है, यहाँ एक एंट्रेंस है समझो हमारा ऐसे, और एंट्रेंस में उसको चलो 2 गोल सर्कुलर कॉलम से ऐसे, 1 मिनट, ऐसे चाहिए उसको कॉलम 2. सो ठीक है दे दो उसको, एस्थेटिकली अच्छा. बहुत बार क्या होता है स्ट्रक्चरली ये है ना कॉलम आपको कम लग रहा है लेकिन उसको ज्यादा चाहिए, डायमीटर बोलेगा 600 mm डायमीटर दे दो, तो ठीक है एस्थेटिकली चाहिए. हमारा डिजाइन रिक्वायरमेंट समझो 5300 में बैठ रहा है, डिजाइन 5300 इज ओके ओके, लेकिन आर्किटेक्ट इज सेइंग कि फॉर एस्थेटिक पर्पस आई वांट बिग साइज कॉलम, सो दे दो. समझ में आ रहा है क्या? सो इसको बोलते हैं सिनर्जी.